अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा नोट है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक होता है या नहीं होता, ये भी देखेंगे। और इसके अलावा एक और थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। A complex valued function is said to be analytic at a point z naught if its derivative exists in a domain D and also at all points in some of zero। ओके, तो डेफिनेशन हमने लिखी, अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। ठीक है, एट अ पॉइंट z नॉट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन अ डोमेन D and also at all points in some neighborhood of z naught। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक डोमेन देखेंगे, हमारे पास कोई एक डोमेन है, ठीक है, हम कहते हैं कि इस पॉइंट z नॉट पर फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ इसके जो ये नेबरिंग पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज ये सारे इसके क्या है, नेबरिंग पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पर भी फंक्शन को क्या करना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कि अगर इस पॉइंट पर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं है, तो सिर्फ इस पॉइंट पर ही नहीं, इसके जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। कि अगर आप चेक करें यहाँ पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन इसके नेबरिंग पॉइंट, लेट्स सपोज कोई एक ये नेबरिंग पॉइंट है इसका, या फिर ये है इसका एक नेबरिंग पॉइंट, एक ये नेबरिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इस पॉइंट पर भी होना चाहिए उसे, और इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एक नोट है छोटा सा, वो अब हम लिख लेते हैं इसके साथ ही। नोट क्या है, नोट है हमारे पास, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन may or may not be analytic, but every analytic function must be डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये हमारा नोट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मे और मे नॉट बी एनालिटिक। कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि एनालिटिक भी हो, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, सॉरी, एवरी एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल।
कि जो भी आपके पास एनालिटिक फंक्शन होगा वो जरूरी होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, लेकिन एनालिटिक फंक्शन के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक थ्योरम जो हमने अब करना है। एनालिटिक की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई, बहुत ही इजी है कि फंक्शन का पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है और उसके नेबरिंग पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो हमारे पास थ्योरम जो है वो है ठीक है, इसको अब हम प्रूव करेंगे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन f of z is equal to u xy plus iota v xy to be analytic in a domain D. Also u and v satisfy Cauchy Riemann equations। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम की। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन f of z is equal to u of xy plus iota v of xy to be analytic in a domain D, u and v satisfy Cauchy-Riemann equations। ठीक है, ये जो u है और ये v है, इनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। किनको, Cauchy-Riemann equations को। Cauchy-Riemann equations क्या है हमारे पास, Cauchy-Riemann equations होती हैं कर्ली u ओवर कर्ली x इज इक्वल टू कर्ली v ओवर कर्ली y, और नेक्स्ट है हमारे पास करली v ओवर करली x इक्वल होता है माइनस करली u ओवर करली y। ये हमारे पास जो इक्वेशंस मैंने लिखी है ये है Cauchy-Riemann इक्वेशन, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमने समझ ली कि हमने क्या करना है, कि हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन को भी प्रूव करना है। ठीक है, इस फंक्शन को लेके चलना है, इसको हमने एनालिटिक प्रूव करना है, और एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो u और v जो है हमारे पास, जो ये क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं किनको, इन इक्वेशंस को, Cauchy-Riemann इक्वेशंस को। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। necessary condition for f of z to be analytic। ये नेसेसरी कंडीशन हम प्रूफ करने लगे हैं f of z के लिए कि एनालिटिक हो वो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, और डेफिनेशन किसकी, डेरिवेटिव वाली। जो लास्ट हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी वहां से हमने एक डेफिनेशन अप्लाई करनी है, और डेफिनेशन थी f ऑफ z, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z। ठीक है,
इस डेफिनेशन को हमने यूज करना है, जो हमें गिवन फंक्शन था स्टेटमेंट में उसके मुताबिक इस डेफिनेशन को यूज करेंगे और हम इससे रिजल्ट अपना जनरेट कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, ये हम जानते हैं। अगर ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें क्या चाहिए यहाँ पर, z प्लस डेल्टा z, तो इधर z है और ये हमने डेल्टा z फाइंड किया है, तो यहाँ से हम बना लेंगे z प्लस डेल्टा z, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस अयोटा y प्लस डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y। और अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके लिखें तो ये आएगा x प्लस डेल्टा x प्लस अयोटा y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमने z प्लस डेल्टा z की वैल्यू बना ली, z की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास और डेल्टा z की वैल्यू भी हमने बना ली। अब इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना है और इस डेफिनेशन को हमने, जो हमारे स्टेटमेंट में फंक्शन गिवन था, फंक्शन था हमें f ऑफ z इज इक्वल टू u इंटू एक्स वाई प्लस अयोटा v एक्स वाई, इस फॉर्म में लेके जाना है इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है और अपने प्रूफ को पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को गिवन फंक्शन में चेंज करते हैं। f डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आएगा हमारे पास f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ आएगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आएगा u ऑफ x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है, और प्लस अयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ जी, तो यहाँ पे आएगा माइनस u, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस अयोटा v ऑफ एक्स वाई, ठीक हो गया। इसको भी आप निकाल दें और इस होल का नीचे क्या आएगा, डेल्टा z, ये हमने एज इट इज लिख लिया। ओके, हमने जस्ट क्या किया है, इनकी वैल्यूज पुट की हैं, यानी कि इस डेफिनेशन को यूज किया है उस फंक्शन में, और फंक्शन हमें गिवन था f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा v ऑफ एक्स वाई, तो हमने उसको u और v की फॉर्म में इस पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। आप क्या करें कि आप रियल पार्ट अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देते हैं। लिमिट डेल्टा z approaches to 0 u of x plus delta x y plus delta y, ठीक है, माइनस u of x y, ठीक है। ये आ गया आपके पास प्लस अयोटा v of x plus delta x y plus delta y, और यहाँ पे आएगा माइनस v ऑफ एक्स वाई, और ये भी ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y आ जाएगा। अब g की वैल्यू भी हमने एज इट इज पुट कर दी है। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से,
ओके, नेक्स्ट हम इनकी चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमने सेपरेट करके लिख लिया, रियल पार्ट को हमने रियल में लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके हमने अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे वेज हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या है। दो पास से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लगे हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे, जब हम अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो हम जानते हैं डेल्टा जी हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। जब आपने अलोंग एक्स एक्सिस चेक करना है तो डेफिनेटली हम जानते हैं जो डेल्टा वाई है एज अ कांस्टेंट होगा और वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस जीरो। दिस इंप्लाइज डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो, दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास जो डेल्टा जी अप्रोच कर रहा था जीरो को, वो डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाएगा किसको, जीरो को। ठीक है, तो इसको अब चेक करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा केस नंबर 1 अलोंग एक्स एक्सिस, जिसके लिए हमारे पास डेल्टा वाई क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि हमारी लिमिट भी अब डेल्टा एक्स में चेंज हो गई है। ओके, तो अब यहां से देखें u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे y, क्योंकि डेल्टा y क्या है, जीरो है, तो एज y आ गया यहाँ से माइनस u ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और नीचे क्या करें, आप डेल्टा x ले लें क्योंकि डेल्टा y क्या है, जीरो है। ओके, प्लस आइटा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आएगा v ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस v ऑफ एक्स वाई, और इसके नीचे भी डेल्टा x आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया, हमने जस्ट इस लिमिट को इस फंक्शन पे भी अप्लाई कर दिया, रियल पे भी और इमेजिन पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया और अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है, और ये हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस किया, तो हम जानते हैं y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है या ये टर्म है पूरी, तो ये क्या बन रही है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं करली u ओवर करली x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, करली u ओवर करली x, आगे आएगा प्लस आयोटा, और ये भी वही डेफिनेशन बनती है जैसे ये डेफिनेशन बनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं करली v ओवर करली x। इसको आप क्या दें, इक्वेशन नंबर ए, और ये हमारे पास आया f डैश ऑफ z फॉर अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस हमारे पास ये वाली वैल्यूज बन गई, करली u और करली x प्लस आयोटा करली v ओवर करली x। अब हम दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं, अलोंग y एक्सिस। पहले हमने किया है अलोंग x एक्सिस, अब हम चेक करेंगे अलोंग y एक्सिस और हम अपना प्रूफ पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस जब जाएंगे, अलोंग y एक्सिस, इसका मतलब है डेल्टा x क्या हो गया, जीरो हो गया, और अगर डेल्टा x जीरो हो गया, दिस इंप्लाइज डेल्टा z हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा z अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा y अप्रोच कर गया जीरो को। जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, जैसे हमने एक्स एक्सिस में किया था कि डेल्टा y को जीरो पुट किया था, तो हमारा जो डेल्टा z अप्रोच करता था जीरो को, वहां पे हमारा डेल्टा x अप्रोच कर गया था जीरो को। अब यहाँ पे डेल्टा z हमारे पास किसके आया है, इक्वल
अयोटा डेल्टा वाई के, तो डेल्टा वाई अप्रोच कर गया 0 को। ओके, तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ जी, एफ डैश ऑफ जी इक्वल आ जाएगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हो गया। पहले हमने किया था डेल्टा वाई 0 किया था, अब डेल्टा एक्स 0 है तो एक्स रह गया, डेल्टा एक्स 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस यू ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा अयोटा डेल्टा वाई, सॉरी यहाँ पे लिमिट लगाना है, मैं भूल गया। लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 एफ डैश ऑफ जी, ठीक है, और प्लस अयोटा यू ऑफ, इसको क्लोज कर, यू ऑफ एक्स, सॉरी वी है, वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई ओवर, और ये अयोटा। ठीक है, और इधर भी अब आप क्या करें, ओके, ये आ गया आपके पास। अब इस लिमिट को इस पर भी अप्लाई करें और इस पर भी अप्लाई करें, ये ब्रैकेट लगा दें ताकि ये दोनों पर अप्लाई हो जाए लिमिट। तो अब इस लिमिट को इस पे भी अप्लाई करें और इस लिमिट को इस पर भी अप्लाई करते हैं। दोनों टर्म से लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अयोटा हम ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर अयोटा, तो अंदर आएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई आ जाएगा। अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, माइनस वी ऑफ एक्स वाई, और ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दें, और यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई। ठीक हो गया। यहाँ से हमने जस्ट ये किया है कि अयोटा को बाहर ले गए हैं, बाकी लिमिट अप्लाई किया इधर भी, और इस लिमिट को यहाँ पे भी अप्लाई किया, अयोटा अयोटा से कैंसल आउट हो गया। तो देखिए ये फिर वही डेफिनेशन ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है उधर वहां पर हमारे पास जो वाई था वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, और इधर ये भी एक्स जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 1 ओवर अयोटा, और ये है u, तो ये हो जाएगा करली u ओवर करली y, ठीक है, प्लस ये v है तो ये आपके पास आएगा करली v ओवर करली y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर b, और ये है f डैश ऑफ g आ गया। ठीक है, एक हमने इक्वेशन नंबर a बनाई, एक हमने इक्वेशन नंबर b बनाई। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। ठीक है, एफ डैश ऑफ जी है हमारे पास करली u ओवर करली एक्स प्लस अयोटा करली u ओवर करली v ओवर करली x, ये थी इक्वेशन नंबर ए। और जो दूसरी इक्वेशन आई है वो है करली u ओवर करली y, और यहाँ पे 1 ओवर अयोटा प्लस करली v ओवर करली y, ये इक्वेशन नंबर बी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं करली u ओवर करली x प्लस अयोटा करली v ओवर करली x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर अयोटा करली u ओवर करली y प्लस करली v ओवर करली y आ जाएगा। इस 1 ओवर अयोटा को मैं लिख सकता हूँ करली u ओवर करली x आ गया, प्लस अयोटा करली v ओवर करली x आ गया। इस 1 ओवर अयोटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस अयोटा, क्योंकि जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा से ही डिवाइड करें, ठीक है, तो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो माइनस अयोटा हो जाएगा। तो ये आएगा करली u ओवर करली y प्लस करली v ओवर करली y। अब यहाँ से आप रियल पार्ट अलहदा कर लें
और इमेजी पार्ट लैदा कर ले तो हमारे पास सी आर इक्वेशंस आ जाएंगी, करली यू ओवर करली एक्स और करली वी ओवर करली वाई, और दूसरी है हमारे पास करली वी ओवर करली एक्स इक्वल आएगा माइनस करली यू ओवर करली वाई। तो ये हमारे पास ये क्या है, इनको हम कहते हैं काशी रीमान इक्वेशन।